इंग्लिश कनेक्शन क्लास 5। तो ये हमारी क्लास 5 है इंग्लिश कनेक्शन, और ये क्लास 5.1 है। क्योंकि अब हम लोग हर क्लास को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5.1 5.2, उसी तरह 6.1 6.2। ऐसे इसलिए क्योंकि क्लास बहुत लेंदी हो जाती है, हमें चार पार्ट कवर करने पड़ते हैं। सो इन क्लास 1 लाइक फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन और इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन। और अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन कनेक्शन और इंग्लिश कन्वर्सेशन कनेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन क्लास 5। इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्लास 1 से हमेशा शुरू करेंगे। तो क्लास 1 का रिवीजन करते हैं। तो हमने क्लास 1 में क्या किया था, तो क्लास 1 में हमने सेंटेंस के बारे में जाना था कि सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं जिसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है और उसका मीनिंग होता है। हमने जंबल वर्ड्स के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है। इंटेलिजेंट इज शी, इसको आप वर्ड मतलब सेंटेंस बनाइए, इंटेलिजेंट इज शी। तो क्या होगा, शी इज इंटेलिजेंट या इज शी इंटेलिजेंट। अब इंट्रोगेटिव भी हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे करके हमने किया था। तो इसमें एक ही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है। जंबल वर्ड्स हमने देखे थे। फिर आगे हम देखते हैं क्लास 2। क्लास नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, तो क्लास नंबर 2 में हमने पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस पढ़ा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बारे में हमने देखा था सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात हो रही है, बहुत ही बेसिक में हमने देखा था। और सब्जेक्ट एक बार पता चल जाए तो जो पार्ट हमारे पास बचा उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ज्यादातर सेंटेंस के शुरू में आता है सब्जेक्ट, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई बार बीच में या अंत में भी आ सकता है। लेकिन 99% जो अभी हम लोग कर रहे हैं, बहुत बेसिक्स में कर रहे हैं, आप हमेशा सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ही देखिएगा। तो चलिए इसका भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। एन एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल। एन एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, एक सेब टेबल पर रखा है, इसमें सब्जेक्ट बताइए। एन एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, एन एप्पल। तो एन भी लगेगा। और ए एन द, ये क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं, डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स के नाम से अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो एन एप्पल पूरा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। द चाइल्ड इज सिंगिंग। सिंगिंग, रहा है, रही है। अब देखिए चाइल्ड मतलब बच्चा बच्ची कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे बच्चा गा रहा है या बच्ची गा रही है, दोनों के लिए द चाइल्ड इज सिंगिंग होगा। इसका सब्जेक्ट बताइए, किसके बारे में बात हो रही है, चाइल्ड के बारे में, तो द मिलेंगे, द चाइल्ड। तो इतने रखते हैं इसमें। तो हमने सेकेंड क्लास में क्या देखा था कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बाद में प्रेडिकेट को हम लोग और ब्रेक कर देंगे ऑब्जेक्ट और वर्ब में। तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसवीओ सिंटेक्स, ये मेन है। और जब वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट के तो इंट्रोगेटिव बनता है, ये भी देखा था। अब चलिए हम लोग क्लास 3 में चलते हैं। और क्लास 3 में हमने सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखा था। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने एजर्टिव सेंटेंस देखा था। और एजर्टिव सेंटेंस में हमने क्या क्या देखा था, एफर्मेटिव और निगेटिव। ओके, आपका क्वेश्चन है इसमें कि नेम द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नाम बताइए 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस की। एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ओके, एजेटिव सेंटेंसेस को और क्या कहते हैं, दूसरा नाम उसका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को और क्या कहते हैं, क्वेश्चंस। एजेटिव सेंटेंस के दो टाइप बताइए, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप बताइए, यस नो टाइप एंड क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। एक पॉजिटिव इंट्रोगेटिव भी होता है, एक निगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है, पर हम लोग पॉजिटिव में ले रहे हैं, अभी हम लोग निगेटिव में नहीं जा रहे। तो इसमें हमने एफर्मेटिव से निगेटिव को चेंज करना देखा था, और निगेटिव से एफर्मेटिव। तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं। जैसे आई हैव 2 बुक्स, इसका निगेटिव बताइए। आई हैव 2 बुक्स एफर्मेटिव है। व्हाट इज द निगेटिव, द निगेटिव इज आई डू नॉट हैव 2 बुक्स। अगला, ही हैज 5 कॉपीज। ही हैज 5 कॉपीज, इसका निगेटिव बताइए। तो ही डज नॉट हैव, डज के बाद हैव लग जाएगा, है ना, क्योंकि डज आ चुका है, वरना हैज लगता है, ही शी सिंगुलर है। तो ही डज नॉट हैव 5 कॉपीज। ओके, ठीक है। तो ये हमने किया था। फिर हमने इसके क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड के भी क्वेश्चन आए थे, थोड़ा हमने प्रेजेंट टेंस के भी देखे थे, पर वो हम लोग बाद में देखेंगे अच्छे से। तो ये हमने पूरा किया था। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे।
और आगे हमने अपना क्लास नंबर 4 देखा था। ठीक है, तो हमने सेंटेंसेस पढ़ा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर हमने क्लास 4 में आगे देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो यस नो टाइप के क्वेश्चंस थे वो हमने पहले भी देखे थे ट्रांसलेशन। ठीक है, और अब हम लोग अपना क्वेश्चन बैंक शुरू करते हैं, क्योंकि हमने क्लास 3 को पूरा कर लिया था और क्लास 3 के क्वेश्चन बैंक्स भी हमने पूरे बना लिए थे। अब क्योंकि ये क्लास 5 है तो हम लोग क्लास 4 के क्वेश्चन बैंक करते हैं। डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है अरेंज द गिवन जंबल वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। आपको अगर क्लास 1 याद है तो क्लास 1 में भी यही क्वेश्चन था कि हमें जंबल वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अब इंट्रोगेटिव क्योंकि पढ़ चुके हैं तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, सिर्फ एजर्टिव नहीं। जैसे 7 है, अ दिस स्पैरो इज। अ मतलब एक, दिस मतलब यह, इस मतलब है, स्पैरो मतलब हम लोग की चिड़िया होती है, छोटी जो चिड़िया होती है स्पैरो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दिस इज अ स्पैरो, दिस इज अ स्पैरो। अब देखिए ये तो हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, या एजर्टिव आप बोल सकते हैं कि एजर्टिव में एफर्मेटिव, पर इंट्रोगेटिव भी बन सकता है। तो इज पहले आ जाएगा तो आई कैपिटल हो जाएगा, इज दिस अ स्पैरो, or it will end with question mark because this is a question interrogative sentence and interrogative sentences end with a question mark. Here is the question mark. So we have interrogative sentence. This is our affirmative and this is our interrogative. दोनों सही है। यह एक स्पैरो है और क्या यह एक स्पैरो है, दोनों सही है। okay, दोनों सेंटेंस। Now let's move to our next question, question number 8। तो थोड़ा बहुत आपको हिंदी पता होना चाहिए और फिर सिंटेक्स में थोड़ा घुमा के आप बना लीजिए। ठीक है, तो वी हैव क्वेश्चन 8। अवर इज स्कूल ओल्ड वैली। तो पहले एक एक कर देखते हैं। अवर मतलब हमारा या हमारी या हमारे, इज मतलब है, स्कूल मतलब स्कूल, हमारा स्कूल, ओल्ड वैली मतलब पुराना है बहुत, मतलब हमारा स्कूल बहुत पुराना है, तो हमारा स्कूल अवर स्कूल। ये तो हो गया सब्जेक्ट, स्कूल के बारे में बात हो रही है। फिर वर्ब आता है, हमने देखा है सब्जेक्ट के बाद इज, और वेरी ओल्ड बहुत पुराना है, ओल्ड वेरी नहीं वेरी ओल्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम लोग देखेंगे कौन कहाँ आता है। अवर स्कूल इज वेरी ओल्ड, तो आपको बस ऑब्जर्व करना है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस देखेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अवर स्कूल इज वेरी ओल्ड, हमारा विद्यालय बहुत पुराना है। हिंदी में थोड़ा घुमा के हम लोग पढ़ते हैं, अवर स्कूल इज वेरी ओल्ड। अब अगर इज को पहले ले आए तो क्वेश्चन बन जाएगा, इज, अभी ओ छोटा हो जाएगा, इज अवर स्कूल वेरी ओल्ड, क्या हमारा स्कूल बहुत पुराना है। दोनों सही है, दोनों सेंटेंसेस होंगे। हमारा स्कूल बहुत पुराना है, ये भी सही है, एजर्टिव या एफर्मेटिव सेंटेंस है। और क्या है ना, इस पहले आ गया तो क्या का अर्थ लेगा, यस नो टाइप। क्या हमारा स्कूल बहुत पुराना है, ये भी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, राइट लेटर अ दे। ठीक है, देखते हैं। राइट मतलब लिखना, लेटर मतलब पत्र, अ मतलब एक, दे मतलब वे लोग। तो मतलब वे लोग पत्र लिखते हैं, तो उनके बारे में बात हो रही। सब्जेक्ट पहले आएगा दे, फिर वर्ब आएगा राइट, वे लिखते हैं अ लेटर, एक लेटर, दे राइट अ लेटर। अब इसका इंट्रोगेटिव, क्या वो एक लेटर लिखते हैं, तो राइट पहले नहीं आएगा, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, तो यहाँ डू आएगा। ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव हम लोग देखेंगे बाद में, पर अभी ध्यान रखिए यहाँ पर इज, एम आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव आता तो वो पहले आ जाता। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, हैज, हैव में भी डू और डस पहले आता है, वो भी ध्यान रखिए। जो सिंपल होते हैं इज, एम आर, वॉज, वर, तो उन सब में तो वो पहले आ जाता है। जैसे अभी पिछली बार आया था इज दिस अ स्पैरो, या इज अवर स्कूल वेरी ओल्ड। लेकिन यहाँ पर राइट पहले नहीं आएगा, यहाँ डू पहले आएगा। दे के संग डू लगता है, प्लूरल है, तो डू दे राइटर है। क्या वे लोग एक पत्र लिखते हैं। वे लोग एक पत्र लिखते हैं, एजर्टिव या एफर्मेटिव। और क्या वे लोग एक पत्र लिखते हैं, इंट्रोगेटिव। तो ये दोनों हमारा बन जाएगा,
अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ऑरेंज एंड दिस इज। ऑरेंज मतलब संतरा, एंड मतलब एक, ए या एन दोनों का मतलब एक। तो संतरा एक, दिस इज यह है, तो ऑरेंज एंड दिस इज, तो यह एक संतरा है, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। यहाँ क्या है, ओ, ऑरेंज, ओ का उच्चारण आ रहा है, ये एक स्वर है या वोवेल साउंड है, इसलिए एन है। ए एन द इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसको पढ़ेंगे ग्रामर में। तो यह एक ऑरेंज है। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है यस नो टाइप का, क्या यह एक ऑरेंज है, तो उसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। तो इज दिस एन ऑरेंज। तो यह एक ऑरेंज है, ये सही है, assertive है, affirmative, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज इंटरोगेटिव। इज दिस एन ऑरेंज, क्या यह एक ऑरेंज और है, ये क्या और है दोनों का अर्थ ले लेगा। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स स्टडिंग आर द। स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, प्लूरल है, नाउन में एक नंबर आता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, स्टडिंग आईएनजी आ गया है, तो यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो रहे हैं का अर्थ हम लोग लेंगे, स्टूडेंट्स स्टडिंग आर द, है ना, मतलब पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो द लगाएंगे, द से शुरू करेंगे, द स्टूडेंट्स आर स्टडी। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इसमें द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, फिर वर्ब एस वी ओ, वैसे इसमें ओ नहीं है, ये पूरा ही वर्ब आ जाएगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकते, वो हम लोग देखेंगे। तो सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये पूरा वर्ब है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर आर, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आर द, आर द स्टूडेंट्स स्टडी, क्या विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन बैंक की तरफ। एक और हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, उसमें हमें इंट्रोगेटिव, निगेटिव और एफर्मेटिव इन तीनों में कन्वर्ट करना है, लेकिन कभी इंट्रोगेटिव दिया है, कभी निगेटिव दिया है, कभी एफर्मेटिव। तो एक को हमें अच्छे से एनालाइज करके पढ़ के बाकी दो को हमें बनाना है, वैसे क्वेश्चन करते हैं। तो एज इंडिकेटेड मतलब जैसा बोला गया है या जैसा दर्शाया दिखाया गया है, तो जो सेंटेंस दिखाया है एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसको देख कर बाकी दो हमें फॉर्म करना है। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, और ये वन से ही स्टार्ट है। तो क्वेश्चन में हमारे पास इंट्रोगेटिव तो दिया हुआ है, क्या दिया है इंट्रोगेटिव में, इज दिस अ विलेज, इज दिस अ विलेज, मतलब क्या यह एक गांव है। ठीक है, तो आंसर, आंसर में सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव देखेंगे। अब एफर्मेटिव में अगर कोई हमसे पूछ रहा है क्या यह एक विलेज है, तो हम लोग यस से शुरू कर देते हैं, आंसर जैसा भी हो जाएगा। तो हाँ ये एक विलेज है, तो यस। और अब दिस इस बाद में आ जाएगा, तो यस दिस इज अ विलेज। आप सिर्फ दिस भी लिख सकते थे एफर्मेटिव में, पर ऐसा हम लोग मानते चल रहे, कोई हमसे पूछ रहा है तो हम लोग बोल भी सकते हैं यस दिस इज अ विलेज, यस लगा देंगे पहले एफर्मेटिव में, यस दिस इज अ विलेज। और निगेटिव में नो, नहीं, यह विलेज नहीं है, तो दिस इज नॉट अ विलेज, नो दिस इज नॉट अ विलेज। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास और ये हमने आंसर दिया। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So in question number 2 also we are given interrogative sentence. So question number 2, interrogative. Am I going to the market? Am I going
टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जा रहा हूँ, आईएनजी आगे, रहा हूँ, रही हूँ, रही हूँ भी हो सकता है, क्या मैं मार्केट जा रही हूँ। तो एफर्मेटिव देखते हैं सबसे पहले आंसर में, ठीक है, आंसर नहीं है, एफर्मेटिव है। तो यहाँ पर यस, हाँ मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, यस। और आई तो कहीं भी लिखे कैपिटल ही होता है, हम लोग नाउन भी पढ़ेंगे जल्दी ही इसी क्लास में, क्लास 5 में। तो उसमें प्रॉपर नाउन को कहीं भी लिखिए वो पहला लेटर कैपिटल होता है, उसी तरह आई को कहीं भी लिखिए पहला लेटर कैपिटल होता है। वरना बाकी सब में सिर्फ अगर स्टार्टिंग में आएगा तो ही कैपिटल होगा, वरना बीच में स्मॉल होगा, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो यस आई एम गोइंग टू द मार्केट, बस इसमें क्या है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद जैसा हमने देखा, और बाकी सब सेम। तो यस आई एम गोइंग टू द मार्केट, एंड देन वी हैव नेगेटिव, नहीं मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, तो नो आई एम नॉट, एम के बाद नॉट, जैसे इसके बाद आता था नॉट, आर के बाद नॉट आता था, वैसे नेगेटिव में एम के बाद नॉट आ जाएगा, नो आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, ओके। इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव। So now let's move to our next question, question number 3. So now let's move to our question number 3. Okay, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। So what is our question number 3? Our question number 3 is again interrogative sentence, हमें interrogative sentence दिया हुआ है। Do you study in the morning? Do you study in the morning? तो यहाँ पर डू यू स्टडी, ये प्रेजेंट टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव है। तो क्या आप या तुम पढ़ते हो सुबह में, ये फ्रेज था इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग जब एफर्मेटिव बनाएंगे, तो अगर यस बोलना है तो यस। अब यू हमसे पूछा है तो हम बोलते समय आई बोलेंगे, यस आई, और स्टडी आ जाएगा, यस आई स्टडी इन द मॉर्निंग। तो डू लग जाता है, प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे, यस आई स्टडी इन द मॉर्निंग। तो क्वेश्चन से आंसर लेंगे यस आई, और फिर बाकी सब क्वेश्चन से ही ले लेंगे। निगेटिव, अब क्योंकि ये यस नो है तो या तो सिर्फ हम लोग नो बोल सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पूरा सेंटेंस बनाना है तो नो आई। अब इसमें नॉट नहीं आते, इसमें डू नॉट आता है, आई के बाद डू आएगा और फिर नॉट भी लगेगा, ये तरीका होता है बनाने का। नो आई डू नॉट स्टडी इन द मॉर्निंग, नो आई डू नॉट स्टडी इन द मॉर्निंग, नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ सुबह में। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखें तो इसमें हमें एफर्मेटिव दिया हुआ है, मतलब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है और निगेटिव हमें बनाना है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एफर्मेटिव, एफर्मेटिव इज गिवन दैट इज दे आर आवर फ्रेंड्स, दे आर आवर फ्रेंड्स, ओके, दे आर आवर फ्रेंड्स, वे हमारे दोस्त हैं। तो सबसे पहले निगेटिव इसका पहले आसान है, दे आर नॉट अवर फ्रेंड्स। तो इसमें यस नो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें एफर्मेटिव ही दिया था, इंट्रोगेटिव दिया रहता तो यस नो के साथ लिखते। तो एफर्मेटिव से निगेटिव, तो आर के बाद नॉट। अब क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है तो हम लोग आर लिख सकते हैं, दे आर एन अवर फ्रेंड्स, आर मतलब आर नॉट।
अब बस आर को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट के, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा यस नो टाइप। आर दे आवर फ्रेंड्स, और हमें ध्यान रखना है क्या आएगा, फुल स्टॉप पे क्वेश्चन मार्क, सो वी विल हैव क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफर्मेटिव दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5, एफर्मेटिव है, द चाइल्ड इज प्लेइंग फुटबॉल, द चाइल्ड इज प्लेइंग फुटबॉल। अब आईएनजी आ गया है तो रहा है रही है। अब चाइल्ड मतलब बच्चा या बच्ची दोनों हो सकता है, तो अगर आप बच्चा यहाँ प्रयोग करते हैं तो रहा है, और बच्ची तो रही है, तो बच्ची फुटबॉल खेल रही है या बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, निगेटिव, तो इज के बाद नॉट, और इज नॉट को इजेंट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा था तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखते हैं। द चाइल्ड इजेंट प्लेइंग, ये हमारे पास निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, बस इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आएंगे, द चाइल्ड पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट के पहले इज द चाइल्ड प्लेइंग फुटबॉल, क्या बच्चा फुटबॉल खेल रहा है या फिर क्या बच्ची फुटबॉल खेल रही है। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स स्टडी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से हमारे पास एफर्मेटिव दिया हुआ है, तो इंट्रोगेटिव हमें बनाना है, एफर्मेटिव दिया हुआ है, और निगेटिव भी हमें बनाना है। सो एफर्मेटिव गिवन इज ही हैज कम टू स्कूल। अब यहाँ पर जो हैज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा मेन वर्ब कम है, हैज कम, V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज कम टू स्कूल, वह स्कूल आ गया, ही हैज कम टू स्कूल। तो यहाँ पर निगेटिव में हम लोग डज नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैव या हैज मेन वर्ब नहीं है, तो हैज मेन वर्ब नहीं है, तो बस हैज के बाद नॉट आ जाएगा, हैज कम, हैज गॉन, हैज ड्रंक, हैज ईटन, तो यहाँ पर सिर्फ नॉट आ जाएगा। अगर होता ही हैज 5 पेन्स, तो होता डज नॉट हैव 5 पेन्स, क्योंकि वहां पर हैज मेन वर्ब होता, यहाँ मेन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर बस हैज के बाद नॉट आ जाएगा, और हैज के साथ नॉट हैजेंट बोलते हैं, तो हम लोग हैजेंट कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। ही हैजेंट मतलब हैज नॉट, और बाकी सेम रहेगा, कम टू स्कूल मतलब वह स्कूल नहीं आया। कैसे इंट्रोगेटिव आएगा, तो बस ये हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, हैज को पहले ले आएंगे, तो हैज ही कम टू स्कूल, क्या वह स्कूल आया है या आ चुका है, हैज ही कम टू स्कूल। ओके, now let's move to our next question, that is question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इस बार हमारे पास निगेटिव सेंटेंस दिया है, मतलब निगेटिव सेंटेंस इज गिवन एंड वी हैव टू फॉर्म इंटरोगेटिव एंड एफर्मेटिव। ओके, so our question 7, we have to form interrogative sentence, we have to form affirmative sentence, and negative sentence is given in the question. What is the negative? So negative is the students are not running, the students are not running। ठीक है, मतलब आईएनजी आ गया है, मतलब दौड़ रहे, प्लूरल तो रहे लगाएंगे, बच्चे या विद्यार्थी, बच्चे की जगह विद्यार्थी बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स नहीं दौड़ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स दौड़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ से बस नॉट हटा देंगे तो एफर्मेटिव आ जाएगा। निगेटिव होता क्या था जिसमें नो, नॉट, नेवर ये सब है, एफर्मेटिव नॉट नहीं आएगा, तो द स्टूडेंट्स आर रनिंग।
एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब जो आर है उसको पहले ले आएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पूरा द स्टूडेंट्स है, तो आर को बस पहले ले आएंगे, आर द स्टूडेंट्स रनिंग, आर द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 7 क्वेश्चन हो गया. Now let's move to our next question. What is our next question? The next question is question number 8. In question number 8 we are again मतलब फिर से we are given negative, तो फिर से negative दिया है, हमें interrogative और affirmative बनाना है. Okay, so now we have our question number 8. Negative is we do not have books. We do not have a book है. तो ये किसका है, डू नॉट हैव, तो ये आपका हैव, हैज और हैव का जो निगेटिव हमने देखा था, तो डू नॉट हटा देंगे तो वी हैव अ बुक एफर्मेटिव हो जाएगा, वी हैव अ बुक. अब यहाँ पर हमने कैसे सीखा था, हैव को पहले हम लोग ला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हैव वी अ बुक, लेकिन हमने डू वाला सीखा था, डू और डज वाला, ठीक है. वी के संग डू लगता है तो डू वी हैव अ बुक है ना, क्योंकि हमने डू नॉट डू वाले सीखे थे तो उसी के अनुसार चलेंगे. तो यहाँ पर हैव की जगह डू पहले हम लोग रखेंगे, डू वी हैव अ बुक, तो डी कैपिटल और फिर डब्ल्यू छोटा हो जाए, डू वी हैव अ बुक. क्या हमारे पास एक किताब, क्वेश्चन मार्क, इसका ध्यान रखना. अगेन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड इन क्वेश्चन नंबर 9 वी आर अगेन गिवन, फिर से हमें दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है. तो हम लोग अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द टॉय वॉज नॉट कॉस्टली, द टॉय वॉज नॉट कॉस्टली, ठीक है. मतलब अब यहाँ वॉज आ गया, मतलब पहले की बात हो रही है, वॉज हमने स्टडी किया था, तो वॉज मतलब पहले, पास्ट में, तो जो खिलौना था कॉस्टली या एक्सपेंसिव या प्रेशियस भी होता है, पर ज्यादातर जब पैसों की बात होती है तो एक्सपेंसिव या हम लोग कॉस्टली का यूज करते हैं. तो जो खिलौना था वो कॉस्टली नहीं था, तो जो खिलौना था वो कॉस्टली या मूल्यवान या महंगा कह सकते हैं, महंगा नहीं था. तो बस नॉट हटा देंगे, जैसे इज नॉट होता था, वॉज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तो नॉट हटा देते थे तो एफर्मेटिव बन जाता था. इसका कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाएगा, वॉजेंट, वॉजेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है. पर क्योंकि हमने क्लास 4 में ये देखा था और उस समय हमने नहीं देखा था कॉन्ट्रेक्शंस, तो यहाँ मैंने फुल फॉर्म लिखा. वैसे फुल फॉर्म भी लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म भी लिखा जाता है. द टॉय वॉज नॉट कॉस्टली और द टॉय वॉजेंट कॉस्टली, तो नॉट हटा देंगे तो द टॉय वॉज कॉस्टली, ये एफर्मेटिव हो जाएगा, द टॉय वॉज कॉस्टली. अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस वॉज को पहले ले आएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है. जैसे यहाँ तो ये मेन वर्ब, यहाँ तो ये मेन वर्ब मानी जाएगी क्योंकि और कोई वर्ब है नहीं, तो ये मेन वर्ब को पहले ले आएंगे. और अगर होता वॉज रनिंग, वॉज प्लेइंग, वॉज ईटिंग, वॉज ड्रिंकिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब होता, हमने देखा था. तो कुछ कुछ देखा था वर्ब्स में, हम लोग थोड़ा और देखेंगे, तो इसको पहले ले आएंगे, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है द टॉय. सो वी हैव वॉज द टॉय कॉस्टली, अब क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन, यस नो में भी दे सकते थे इसका आंसर, पर हम लोग ने पूरा एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाया है. So now let's do our next question, question number 10, and in this question we are given इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इस बार हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, हमें एफर्मेटिव और निगेटिव बनाना है. So our question is question number 10, and in the question we are given interrogative sentence. Were the apples sweet? Were the
एप्पल्स स्वीट। अब वर किसके लिए आता था पास्ट में, और जब प्लूरल हो तो द एप्पल्स हमारे पास क्या है, प्लूरल है, तो हम लोग वर का प्रयोग करें। तो वर द एप्पल स्वीट, क्या सेब मीठे, है ना, क्योंकि प्लूरल है, मीठे थे, पास्ट की बात है। एफर्मेटिव इसका देख लेते हैं, यस, हाँ, द एप्पल्स, और अब वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, एफर्मेटिव बन रहा है, यस द एप्पल्स वर स्वीट। और अगर हम लोग निगेटिव देखें तो नो, नो द एप्पल्स वर नॉट स्वीट या वेरंट स्वीट। नो द एप्पल्स वर नॉट स्वीट, जैसे वॉज के बाद नॉट, इसके बाद नॉट, एम के बाद नॉट, वैसे ही वर के बाद नॉट। तो नो द एप्पल्स वर नॉट। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन बैंक। हमने अपना क्वेश्चन बैंक पूरा किया। फिर क्लास 4 में हमारे पास आगे क्या था, क्वेश्चन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें हमने व्हाट देखा था, फिर व्हेन देखा, वेयर देखा, वाई देखा, विच देखा, हु देखा, हुज देखा, हाउ देखा, हुम देखा, और हमने पूरा किया। इसके कोई क्वेश्चन बैंक मैंने नहीं दिए थे, आप इसको ही रिवाइज करिएगा, और धीरे धीरे कन्वर्सेशन और अलग अलग जगह वी विल ट्राई टू कनेक्ट एंड रिवाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन वी हैव सीन इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने 50 एग्जांपल्स किए थे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसमें मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं दिया था, इसी को आप रिवाइज करिएगा और आप यूज भी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अवर क्लास 5। तो हमने इसी तरह अपने चारों क्लासेस की थी जो हमने डिस्कस करी। अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास नंबर 5 की तरफ, और क्लास नंबर 5 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्लास नंबर 4 में हमने क्या किया था, क्लास नंबर 4 में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस तक देखा था, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस तक। तो क्लास 4 तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, तो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में एजर्टिव कर ही लिया था, इंट्रोगेटिव भी कर लिया, और इंपेरेटिव भी कर लिया। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, 5 तरह के। कौन कौन से, एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इस क्लास में हम लोग जल्दी से एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव पूरा कर लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास 5.1 इंग्लिश कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हैं, आप उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, अपने नोट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, बहुत डिटेल में नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर चौथा टाइप का सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं कि ये हमारी कुछ फीलिंग्स को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ कहते हैं तो अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना चाहते हैं। हमारी भावनाएं, इमोशंस बोलते हैं उसको, या फिर फीलिंग्स बोलते हैं, कैसे होते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं, कभी कभी हम चौंक जाते हैं, अचानक कुछ होता है, कभी कभी हम लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, और उसको हम लोग वर्ड से दिखाते हैं, तो उससे समझ में आता है कि सामने वाला इंसान अभी खुश है, सामने वाला इंसान अभी दुखी है। एक तो चेहरे से समझ में आ जाता है, और शब्दों से भी समझ में आता है, ठीक है, कि सामने वाला इंसान खुश है या दुखी है, या फिर डरा हुआ है, या चौंक गया है, सरप्राइज हो गया है। ओके, तो यही सब फीलिंग्स को जब वर्ड से हम लोग दिखाते हैं, तो उन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। और जब सेंटेंसेस होते हैं पूरे जो फीलिंग्स को दिखाते हैं, फीलिंग्स को, तो उन पूरे सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो कौन कौन सी फीलिंग हम लोग दिखा सकते हैं, सब दिखा सकते हैं, पर ज्यादातर क्या होती है, जॉय। जॉय मतलब खुशी का, हिंदी में बोलते हैं कि अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे करके हम लोग जो हिंदी में भी बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने से समझ में आता है सामने वाला इंसान बहुत खुश है, उसको अच्छा लगा। जॉय, जॉय मतलब खुशी। फिर सॉरो, ये एक अच्छा शब्द है।
देखिए कुछ शब्द तो हम लोग इंग्लिश वोकेबलरी में सीखते हैं, कुछ हम लोग बीच बीच में भी सीखते रहते हैं, उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। सॉरो मतलब होता है दुख, कोई दुख है या फिर कोई दुखी है, तो सॉरो। उसके बाद हमारे पास आता है एंगर, गुस्सा, कोई गुस्सा होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी। फिर सरप्राइज, कोई चौंक गया, है ना, जैसे कोई चौंक गया कि उनके दोस्त अचानक आ गए बहुत समय बाद, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी घटना हुई जो उनको उम्मीद नहीं थी, तो वो चौंक गए, अचानक कुछ हुआ, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, जैसे गुस्से की हो सकती है, ठीक है, और दुख की हो सकती है, जॉय की हो सकती है, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, उनको भी ये दिखाता है। और फिर सडन, अचानक कुछ होता है, जैसे हम लोग जा रहे हैं, अचानक गिर गए, अचानक सामने से कोई हमारे पास हुआ, ठीक है, या कोई आके हमें ऐसे डरा दिया, तो जो सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन मतलब अचानक। तो इन सब भावनाओं को दिखाने के लिए मेनली इसका प्रयोग होता है ना, थोड़ा थोड़ा बस समझ रहे हैं हम लोग। अब ये एक सेंटेंस होता है, अब हमें पता है सेंटेंस के एंड में पहला लेटर तो कैपिटल होता है, पर सेंटेंस के एंड में हम लोग तीन तरह से सेंटेंस को एंड कर सकते हैं। एक तो हम लोग का फुल स्टॉप होता है, एजर्टिव सेंटेंस में होता है। एक हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इंपेरेटिव में भी हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। और एक ये वाला साइन होता है, ऐसे पूर्ण विराम जैसा होता है, और नीचे एकदम यहाँ नहीं, उसके नीचे थोड़ा, जैसे इसके बाद यहाँ, ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, हम लोग इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, अलग अलग होता है, पर एक्सक्लेमेटरी साइन आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बाद में नाम से ही क्लियर है, एक्सक्लेमेटरी साइन या एक्सक्लेमेशन साइन है ना, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन बोलते हैं साइन, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन की जगह आप एक्सक्लेमेशन बोलिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन या इसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं, ये आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नीचे। तो ये नाम से भी क्लियर है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशन साइन। और साथ में ये ऑप्टेटिव में भी आता है, ऑप्टेटिव में भी हम लोग देखेंगे, उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं, ना ही इसका ना ही इसका, इसका। तो तीन तरह से सेंटेंस का एंड हो सकता है, ओके। अब एक्सक्लेमेटरी एक सेंटेंस होते हैं और एक्सक्लेमेटरी एक वर्ड्स होते हैं। अगर एक शब्द से जब हम लोग दिखाते हैं कि हम खुश या दुखी हैं, तो उस शब्द को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी शब्द या एक्सक्लेमेटरी वर्ड, और उसके बाद कुछ सेंटेंस लिखा रहता है। जैसे ब्रेवो होता है, ब्रेवो, ब्रेवो मतलब बहुत बढ़िया, मान लीजिए कोई कोई गेम खेल रहा है, उसने बहुत अच्छा किया उस गेम में, तो ब्रेवो। या बाद में जब टीम ने जीता तो ब्रेवो, बहुत अच्छा तुमने आज खेला, ठीक है। फिर एक होता है उप्स, हम लोग बोलते हैं उप्स, कोई गलती हो जाती है तो गलती से हो गया उप्स, ठीक है। फिर हुर्रे, हुर्रे तो हम जानते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, हमारी टीम जीतती है, तो उसको बोलते हैं हुर्रे। फिर ओह, ओह मतलब अचानक, ठीक है, जैसे कोई गिर गया, ओह किसी को धक्का लगे, ओह सॉरी, ऐसे करके, ठीक है, तो ओह हो जाता है। अलास, अलास होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है, कोई समाचार सुन के, या फिर मतलब बहुत ज्यादा जब अंदर से हम लोग दुखी हो, तो अलास का यूज करते हैं, अलास। फिर वाव, वाव मतलब होता है जब हम लोग अच्छा लगता है कोई चीज हमें, तो वाव का यूज करते हैं हम लोग, वाव, ठीक है। ऐसे करके कुछ वर्ड्स होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ठीक है। जैसे ब्रेवो, ब्रेवो जब हम लोग जीत जाते हैं या कोई बहुत खुशी अच्छा लग रहा है, ब्रेवो वी वन द मैच, तो हम लोग लिखेंगे ब्रेवो वी वन द मैच। तो ये जो पूरा हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसके एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ तो फुल स्टॉप लगाया हमने, बस इसके बगल में एक्सक्लेमेशन साइन लगाया, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी पूरा सेंटेंस हो गया, जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया। कभी कभी पूरे सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगता है, जैसे व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, और आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, 2 घंटे 3 घंटे या कुछ दिन से आप लोग मीटिंग कर रहे हैं ग्रुप में, पर कोई आइडिया नहीं आ रहा है। अचानक किसी ने एक आइडिया बताया, और अचानक आपको लगा कि ये कितना बढ़िया आइडिया है, तो आप बोलेंगे व्हाट अ ग्रेट आइडिया, है ना, बहुत समय बाद हम लोग को मिला, और अब हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, सचमुच बहुत अच्छा है, ठीक है। तो व्हाट अ ग्रेट आइडिया, तो आप बहुत खुश हुए उससे, है ना, अच्छा लगा आपको। तो देखिए ये पूरा सेंटेंस, ये वर्ड नहीं है, वर्ड तो इसमें एक दो तीन चार वर्ड है, पूरा सेंटेंस है। तो ये पूरा सेंटेंस आपकी खुशी को या आपके चौंकने को, आपके अच्छा अच्छा लगा आपको, उसको दिखा रहा है। तो ये पूरा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लास्ट में लगेगा एक्सक्लेमेटरी साइन या एक्सक्लेमेशन, सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन।
यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन आपका वर्ड के बगल में लग गया था, तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, लेकिन ये वर्ड तो नहीं है, सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जिस सेंटेंस में वर्ड आता है वो भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास है। उसी तरह हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज, मान लीजिए कोई आप बात कर रहे हैं, फिर आपको लगा कि पीछे की बात कर रहे हैं, पीछे की जो मेमोरीज होती हैं हमारी, फिर आपको लगता है कि कितना जल्दी एक पूरा समय बीत गया है ना, तो आपको थोड़ा अफसोस भी हो रहा है, थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि समय कितना जल्दी बीत जाता है, तो आपकी फीलिंग्स दिखा रहा है, तो आप अचानक बोले समय कितना जल्दी बीत गया ना, तो ये जो पूरा आपकी लाइन है हाउ फास्ट द टाइम फ्लाइज, ये आपका एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, मतलब दिखा रहा है कि आप थोड़ा अफसोस है, या फिर आप चौंक रहे हैं कि अरे कितना जल्दी समय बीत गया। वो भी हो सकता है कि आप चौंक के बोल रहे हैं कि अभी की बात है, ऐसा लग रहा है अभी की बात है, तो ऐसे करके जो चीज़ें हमारे पास होती वो हमारा एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होती है। तो मैं ऑब्जर्व करना कि या तो पूरा सेंटेंस के लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन साइन लग सकता है, या फिर वर्ड के बगल में एक्सक्लेमेशन साइन लग सकता है और उसके बाद ही सेंटेंस हो सकता है, पर ये दोनों हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। तो हमें ऑब्जर्व करना है सिंटेक्स को, ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन, तो हमें उसका ध्यान देना। ठीक है, एक बात और कि जैसे व्हाट अ ग्रेट है, इसमें जो व्हाट है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो हमने देखा था व्हाट जब शुरू में आता है व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज द टाइम, है ना, तो उसमें जो व्हाट होता था वो क्या होता था, पूछने के लिए यूज होता था, पर ये पूछने रहे कि क्या ग्रेट आइडिया है, बता रहे कि कितना ग्रेट आइडिया, कितना बढ़िया है, तो यहाँ कितना का यूज कर सकते हैं, अलग अलग शब्द का यूज कर सकते हैं हिंदी में, तो जरूरी नहीं है कि व्हाट मतलब क्या ही होगा, अलग अलग जगह इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के लिए व्हाट नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। अलग अलग इसके अर्थ हो सकते हैं, सिर्फ क्या नहीं होता है हमेशा। ओके, फिर हाउ सैड इट इज, मान लीजिए कोई आपको दुख का समाचार मिला, तो आप बोल रहे हैं कितने दुख की बात है, तो आपके दुख को जाहिर कर रहा है, तो हाउ सैड इट इज, तो ये पूरा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आप एक्सक्लेमेशन साइन लगा दीजिए। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, तो बेसिकली इतने ही हम लोग करेंगे, कुछ थोड़े से एग्जांपल्स हैं, थोड़े से नोट्स मैंने लिखे हैं बस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ टाइप, जो हमारा लास्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कई जगह ऑप्टेटिव सेंटेंस को ऐसे अलग से पढ़ाया नहीं जाता है, चार ही टाइप्स पढ़ाए जाते हैं, एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। पर ऑप्टेटिव भी कई बुक्स में होते हैं, तो हम लोग देख ही लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवें टाइप के सेंटेंस की ओर, जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हमारे पास फिफ्थ है ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है ये भी कुछ भावनाओं को दिखाता है, लेकिन इसमें क्या क्या भावनाएं हमें दिखती हैं। सबसे पहला विश, मतलब जब प्रार्थना करते हैं किसी की। ठीक है, प्रार्थना नहीं बोलेंगे, विश मतलब क्या होता है, जो चीज हमें चाहिए, है ना, वो विश, तो विश हो सकता है, फिर प्रार्थना हो सकती है, प्रेयर। ठीक है, और बून, बून मतलब होता है, बून मतलब ऐसे वरदान जैसा हम लोग बोल सकते हैं, बून। ठीक है, किसी को वरदान देना या फिर किसी के लिए कोई शुभ कामना, बहुत ही ज्यादा शुभ कामनाएं करना। ठीक है, विश तो नॉर्मल होता है जो हमें चाहिए, पर बून हम लोग कह सकते हैं या कि किसी के लिए बहुत ज्यादा शुभ कामनाएं करना कि वो काम हो, प्रार्थना जैसा। फिर कर्स, कर्स मतलब किसी को शाप देना, किसी को शाप देना कि तुम्हारे संग या गलत हो जाए, या फिर तुम्हारा ये हो जाए ना, जो श्राप दिया जाता है, तो वो कर्स, उसको इंग्लिश में कर्स हम लोग कहते हैं, कर्स। तो विश, प्रेयर, बोन या कर्स, है ना, ये सब हो गया, तो एटसेट्रा और भी चीजें हो सकती हैं, पर ये मेनली यही सब होता है। तो ज्यादातर तो विश और प्रेयर के ही आप सेंटेंस देखिएगा। ठीक है, अब ये शुरू किससे होते हैं, मे से शुरू होते हैं, मे, मतलब मे के अलावा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पर ज्यादातर मे से ये शुरू होते हैं। और मे एक मॉडल वर्ब है, इसको भी हमें पढ़ना है, जैसे कैन, मे, माइट, वर्ड, शुड, ये सब। तो मे शुरू में आता है, जैसे मे यू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तुम बहुत कामयाब बनो, सक्सेसफुल कामयाब, तुम कामयाब बनो, तो एक तरह से प्रार्थना है। ठीक है, या फिर एक हम लोग कह सकते हैं कि
उसको एक तरह से हम उसके लिए प्रार्थना ही कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको एक तरह से हिम्मत दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। और कह सकते हैं तो मे यू बी सक्सेसफुल, तुम कामयाब बनो, ठीक है, तुम मेहनत करो और कामयाब बनो, या प्रार्थना जैसा है ना, विश जैसा, विश भी आप कह सकते हो, मेरी ख्वाहिश है, या मैं ये ऐसा बोलता हूँ, चाहता हूँ कि तुम जीवन में बहुत कामयाब बनो। उसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत मतलब लिव लॉन्ग मतलब बहुत देर तक जियो या फिर बहुत वर्षों तक जियो, तुम बहुत वर्षों तक जियो, ठीक है, प्रार्थना या विश आप बोल सकते। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे। एक मे गॉड ब्लेस यू भी आता है कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना, भगवान तुम्हारे साथ रहे। तो प्रेयर, ये तो प्रेयर में ही आ जाएगा। फिर मे यू बी विक्टोरियस, अब एक विक्टोरियस एक सब शब्द आता है। विक्टोरियस मतलब हमारा होता है विजयी। विक्ट्री मतलब जीत, वैसे विक्टोरियस मतलब विजयी होना, ठीक है, जीत जाना। तो मे यू बी विक्टोरियस, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ या मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम विजयी हो, ठीक है, तुम जीत जाओ, ठीक है, अपने जीवन में, और ऐसे करके। तो मे यू बी विक्टोरियस, या टीम में भी जब कोई स्पोर्ट्स हो रहा है या कैसे भी तुम जीतो, ठीक। तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एंड में भी हमारे पास क्या लगता है, ये ना, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन। ओके, तो इसी के साथ हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अपने पूरे किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज में होते क्या है, बाकी या सेंटेंसेस होते हैं, तो उनके प्रकार, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की। तो हमने क्लास 5 तक अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, सेंटेंस क्या होते हैं वो पढ़ लिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस देख लिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने बेसिक में देखे, बहुत डिटेल में नहीं देखे। अब हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे इंग्लिश का। क्लास 1 से 8 को फोकस कर रहे हैं, 9 10th में हम लोग बाद में जाएंगे, पर 1 to 8 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसमें 8 पार्ट्स होते हैं, और ये 8 चैप्टर्स ही होते हैं, और क्लास 1 से ये पढ़ाया जाता है क्लास 8 तक। जैसे आप क्लास 1 की बुक पलटिएगा, एक बार सिलेबस देखिएगा, तो उसमें भी नाउन रहेगा, ठीक है, वर्ब रहेंगे, प्रोनाउन रहेगा। फिर 2 में जाइएगा, क्लास 2 में तो नाउन, फिर क्लास 3 में नाउन, प्रोनाउन, ये सब एडजेक्टिव, वर्ब। तो ये पूरी क्लास में आते हैं 8 तक। तो आगे चल के और इसके विस्तार से पढ़ा जाता है, ठीक है, 9 10 11 12। कॉलेज में अगर इंग्लिश में ही आप आगे बढ़िएगा, डिग्री वगैरह लीजिएगा, तो वहां भी और विस्तार से इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है, और उसके नाम होते हैं और चीजें होती हैं। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है वो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लास 1 to 8 तक जब हमने सिलेबस देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि यही पढ़ाया जाता है, इसी को अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर क्लास में पढ़ाया जाता है थोड़ा थोड़ा। अब हमें पता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड से बनते हैं। तो सेंटेंस का हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच का होता है, और हमें इसे पहचानना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं कोई भी सेंटेंस लिखूं, जैसे वी आर स्टूडेंट्स, तो एक एक शब्द को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा वी आर स्टूडेंट्स, तो वी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वी आपका होता है प्रोनाउन, ठीक है। फिर उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन। वैसे आर हमारा क्या है, तो आर हमारा है वर्ब, और स्टूडेंट्स क्या है, तो स्टूडेंट्स हमारा नाउन है। ऐसे ही हर पार्ट हमें पहचानना पड़ता है, हर वर्ड, लेकिन अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब धीरे धीरे हार्ड होते जाते हैं, लेकिन फिर भी इजी में हम लोग रखेंगे। वी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। आर हमारा क्या है, वर्ब है। अभी यहाँ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और ये जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, हमारा नाउन। तो ये सब हम लोग देखेंगे, तो ऐसे हमें एक एक वर्ड
पहचानना पड़ता है। हम लोग पहचान पाए, कभी कभी नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ ना कुछ होता है, 8 में से कोई एक वो होगा। ठीक है। और जब हम लोग आगे एडवांस में जाएंगे तो एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। तो सेंटेंस का हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है और हमें पहचानना पड़ता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। कभी कभी एक ही वर्ड किसी सेंटेंस में कोई अलग पार्ट ऑफ स्पीच होता है और दूसरे सेंटेंस में कुछ अलग पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, पर हम अभी हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। पर अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर और एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। पर हम लोग हमेशा क्लास 1 से ही रिवाइज करेंगे। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो सेंटेंस का कोई भी शब्द या वर्ड जो होता है वो इन्हीं 8 में से एक होता है। 8 कौन कौन से होते हैं? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग काम होते हैं सेंटेंस में, अलग अलग उनकी डेफिनेशन होती है, अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। तो सेंटेंस में जो वर्ड, जो शब्द वो काम करता है तो उसको वही पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो सेंटेंस में जो वर्ड जो फंक्शन करता है वो उस पार्ट ऑफ स्पीच का होता है। ठीक है। हमने क्लास 1 to 8 का सिलेबस देखा था क्लास 1 में ग्रामर में। अब देखिए, जब आप इंग्लिश बोलिएगा तो आपको इतने जानने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन क्योंकि हम लोग 6 to 8 का ग्रामर भी कर रहे हैं तो कुछ कुछ टेक्निकल बातें, कुछ कुछ गहराई की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। हमने क्लास 1 to 8 का सिलेबस देखा था, उनमें इसी ऑर्डर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है। मतलब सबसे पहले नाउन पढ़ाया जाएगा, फिर आपका प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, ऐसे करके आप देखिएगा। तो जरूरी नहीं हम लोग हमेशा एक ही लाइन से पढ़े, पर जनरली ऐसे पढ़ना ज्यादा सही होता है। इसीलिए क्लास 1 से 8 तक इसी ऑर्डर में पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, तो इसी से हम लोग आगे बढ़े। तो इसी ऑर्डर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाया जाता है, हम भी इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। और क्लास 1 से बेसिक इंग्लिश ग्रामर से हम बस पहचानना सीखेंगे। तो हम क्लास 1 से देखेंगे, छोटी छोटी बातें जल्दी कनेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग अब आगे पढ़ सकते हैं, आगे बढ़े हुए हैं। पर फिर भी क्लास 1 के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, और फिर कनेक्ट करके तुरंत हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके। तो अभी सबके टाइप्स और एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे। हमने पहले भी बोला था कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अभी हम लोग वो टाइप्स नहीं देखेंगे। बिना टाइप्स के हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कुछ कुछ टाइप्स तो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो, नाउन का प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बहुत ज्यादा नहीं, जैसे प्रोनाउंस में बहुत टाइप्स के आते हैं, वो सब प्रोनाउंस या एडजेक्टिव का हर टाइप देखेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइप्स में जितना इंपॉर्टेंट होगा मेरे अनुसार मैं बताऊंगा, बाकी आप अपने भी नोट्स बना सकते हैं, अपने अनुसार भी आप पढ़िएगा। तो अभी हम लोग सबके टाइप्स और एग्जांपल्स नहीं करेंगे, जो अभी इंपॉर्टेंट होगा वही करेंगे। बाकी हम इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर और एडवांस इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे। ओके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि है नाउन। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउन, नाउन का अर्थ होता है नाम, किसी का भी नाउन, ऐसे समझ सकते हैं, नाउन होता है किसी का भी नाउन। ठीक है। तो जैसे पर्सन किसी इंसान का, प्लेस किसी जगह का, एनिमल किसी जानवर का, थिंग किसी वस्तु का, या फिर भावनाओं का नाम, खुशी या फिर दुख, हंसी। तो ये सब भी नाउन या संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो किसी भावनाओं का नाम, गुस्सा, एंगर। ठीक है। भावनाओं का नाम, किसी के गुण का नाम, जैसे ईमानदारी। ठीक है, अच्छाई, बुराई, गुण और दोष दोनों, बुराई, दया, काइंडनेस। ठीक है, बहादुरी, ब्रेवरी, और डरपोकपना। ठीक है। फिर अवस्था, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ठीक है, ये सब चीजें। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इनके नाम, विचार के नाम, अनुभव। ठीक है, ये सारी चीजें नाउन होती है। मतलब जिस भी चीजों का नाम हम लोग दे पाएंगे तो वो सब हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे स्टूडेंट, विद्यार्थी, है ना, शिक्षक, टीचर, नदी, रिवर, विद्यालय, स्कूल, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, गार्डन, कैट, जानवर जैसे बिल्ली, तोता। ठीक है। मिल्क, दूध, पानी, टेबल, चेयर, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। इंसान के नाम, जगह के नाम, आप जहाँ रहते हैं जगह के नाम। फिर दिन के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, महीनों के नाम। सब्जेक्ट्स के नाम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आयरन, है ना, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स के नाम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तेल, तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ईमानदारी। ठीक है, अच्छाई, बुराई, मैथ्स, सब्जेक्ट का नाम, त्योहार के नाम, अलग अलग त्योहार जो हम मनाते हैं,
भाषाओं के नाम, फिर सच्चाई, झूठ, ये सब। फिर जैसे सुंदरता, दया, खुशी, गर्मी, ऊष्मा, हीट, एनर्जी, ये सब नाउन होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। तो स्टार्टिंग नाउन से की जाती है। ठीक है, घड़ी हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, कैमरा, मोबाइल, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, ये सब। ठीक है, तो ये हमारे नाउन हो गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड्स होते हैं, कुछ कुछ काइंड्स हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 काइंड देखेंगे और फिर अगले वीडियो में फिर आगे देखेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड के 2 अर्थ है, एक तो दयालु और एक प्रकार। तो जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वैसे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। पहला जो प्रकार हमारे पास होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी व्यक्ति, है ना, व्यक्ति मतलब व्यक्ति, जगह, जानवर, ठीक है, किसी का भी स्पेशल नाम। ठीक है, विशेष नाम व्यक्ति का। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नेम। ठीक है, तो क्या होता है पर्टिकुलर, विशेष नाम। जैसे आपका, आप लोग का कुछ नाम होगा, मेरा कुछ नाम है। ठीक है, तो वो सब हमारे नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। ओके, विशेष नाम। फिर किसी विशेष महीने का नाम, जैसे हम सिर्फ बोले महीना, तो महीने तो बहुत सारे होते हैं, किसी एक का बोले पर्टिकुलर, जैसे जनवरी का महीना तो जनवरी प्रॉपर नाउन, फेब्रुअरी प्रॉपर नाउन, मार्च प्रॉपर नाउन, ये सब। ठीक है, किसी दिन का नाम, ठीक है, जैसे संडे प्रॉपर नाउन, मंडे प्रॉपर नाउन। किसी विशेष इंसान का नाम, आपका नाम, मेरा नाम। ठीक है, किसी इंसान का नाम प्रॉपर नाम। किसी विशेष देश का नाम, देश का नाम जैसे इंडिया। ठीक है, तो ऐसे किसी भी देश का नाम वो एक प्रॉपर नाउन होता है। किसी विशेष नदी का नाम, किसी भी नदी का नाम वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। ओके, किसी इमारत का नाम, मॉन्यूमेंट का नाम, वो भी प्रॉपर नाउन। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे वो स्टार्टिंग में या एंड में आए। जैसे जब भी हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं, वी आर स्टूडेंट, तो डब्ल्यू कैपिटल होता है, क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस के पहले आया। लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन है, जैसे इंडिया, वो अगर शुरू में आए, बीच में आए या लास्ट में आए, या आपका नाम हो गया, वो शुरू में आए, बीच में आए, लास्ट में आए, हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, चाहे सेंटेंस के वो शुरू में आए, बीच में आए या अंत में आए, कहीं भी आए, पर वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो ये हमारा था प्रॉपर नाउन। दूसरा तरह का नाउन हमारा होता है कॉमन नाउन। दूसरा तरह का नाउन क्या है हमारा? कॉमन नाउन। अब अगर आप देखिएगा तो कॉमन नाउन क्या होता है, तो ये पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, कॉमन नेम होता है किसी का, कॉमन नेम, जो सबके लिए एक नाम दे दिया जाता है, जनरल नेम। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी एक विद्यार्थी, तो जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कॉमन हो गए। लेकिन एक का नाम कुछ होगा, दूसरे का नाम कुछ होगा, तीसरे का नाम कुछ होगा, 50 बच्चे हैं, 50 के कोई ना कोई तो नाम होंगे। तो वो जो एक एक नाम है वो हो गया प्रॉपर नाउन, पर सिर्फ सबको स्टूडेंट बोल दिया, ये स्टूडेंट है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह मैंने बोल दिया रिवर, नदी, तो नदी हो गया क्या, कॉमन नाउन। पर अगर किसी एक नदी का नाम मैंने लिया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला गंगा, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, पर सिर्फ मैंने सिर्फ नदी बोला, तो नदी हमारे पास क्या हो गया, कॉमन नाउन। ओके, फिर जैसे मैंने बोला सिर्फ कंट्री, बहुत सारी कंट्री है, तो ये हो गया कॉमन नाउन, पर मैंने बोला इंडिया, भारत, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, पर सिर्फ मैंने बोला कंट्री तो कॉमन नाउन, मैंने बोला इंडिया तो वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। किसी एक पर्टिकुलर नाम लिया तो प्रॉपर, और कॉमन नाम लिया, बहुत सारी कंट्री है, तो वो हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, बुक, बुक का नाम लिया, तो फिर बहुत सारी बुक है, आप किसी बुक का नाम ही लिया, कोई पब्लिकेशन का कोई नाम है बुक का, वही नाम लिया तो प्रॉपर नाउन, पर सिर्फ किताब बोली तो बहुत किताबें, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन।
तो ये बेसिक आइडिया था समझने का, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है। तो ये हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता है, ऐसे बहुत बहुत सारे में से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। इस वीडियो में हम लोग इस सेक्शन में इतना ही करते हैं, इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन में। और इसमें मैंने इस बारे में कुछ दिया नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक वगैरह। आप क्या करिएगा कि आप पीछे का ही रिवाइज करिएगा, क्लास 1 से इसको हमेशा रिवाइज करिएगा। रिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन, रिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन हमेशा आप करिएगा, ओके। और क्लास 5.1 में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन भी शुरू करेंगे। ये हमारी क्लास 5.1 है, लेकिन हम लोग हमेशा क्लास 1 से रिवीजन शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्लास 1 में हमने क्या पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन में। तो यहाँ पर कुछ हमने पहले बातें की थी कि हमें इच्छा होनी चाहिए, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, बेसिक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए सेंटेंसेस कर लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग आ गए हैं, बेसिक ग्रामर में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सेंटेंसेस पढ़ा था, जंबल वर्ड्स के बारे में देखे थे और उससे हमने सेंटेंसेस बनाए थे, ठीक है। तो ये हमने किया था। और अब उसके बाद हम लोग ने क्वेश्चन बैंक किए थे। ये क्लास 1 की बात है। अब चलते हैं क्लास नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारे पास क्लास नंबर 2 थी। क्लास नंबर 2 में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। सब्जेक्ट के बारे में जाना था कि हमें कंप्लीट सब्जेक्ट लिखना है और ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं वो शुरू में आते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे। आगे हमने क्वेश्चंस किया था कि कैसे हम सब्जेक्ट्स को निकाल सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस से। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो शुरू में ही आते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वैसा ज़रूरी नहीं है, वो बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। फिर हम लोग चलते हैं अब क्लास नंबर 3 की तरफ। ये हमारी क्लास नंबर 3 थी। क्लास नंबर 3 में हमने क्या देखा? क्लास नंबर 3 में हमने सबसे पहले देखा था कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनको ऐसे ही याद किया जाता है। फिर हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस शुरू किए थे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में थोड़ा हमने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था, पर यहाँ पर हमने 5 तरह के सेंटेंसेस देखे और एजर्टिव और इंट्रोगेटिव दो दो टाइप्स के होते हैं, उसको भी हमने देखा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना सीखा एजर्टिव को एफर्मेटिव को निगेटिव में, क्योंकि एजर्टिव के दो टाइप्स होते हैं, एफर्मेटिव और निगेटिव। उसको हमने ट्रांसलेट करना देखा। उसके बाद फिर हमने कुछ रूल्स वगैरह देखे थे, किसके संग क्या लगता है। और फिर हमने क्वेश्चन बैंक किया। क्वेश्चन बैंक हमने किया था, हैज़ हैव के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन बैंक किया। बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं किया था, पर फिर भी हमने थोड़ा बहुत इसको देखा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम पहले ही पढ़ चुके थे, पर हम उसको फिर पढ़े थे इंग्लिश ग्रामर में क्लास 4 में, लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स को ज़्यादा पढ़े थे उसमें, क्योंकि यस नो टाइप तो हमने ट्रांसलेशन में कर लिया था। यहाँ पर कुछ हमने क्वेश्चन बैंक बनाए थे और अभी कुछ क्वेश्चंस मुश्किल हैं, पर अभी के लिए, आगे ये भी आसान हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास नंबर 4 की तरफ। ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस शुरू किए थे, एसर्टिव के बारे में पढ़ा, और इस बार हम इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़े थे। यस नो टाइप क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था, तो उसके बस कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और मेन हमारा क्वेश्चन वर्ड्स था। तो ये हमने कुछ देखे एग्जाम्पल्स, फिर ये दोनों एक्सरसाइजेज या फिर क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व किए थे इसी क्लास में। फिर आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन वर्ड्स। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट, व्हेन, वेयर, वाई, होम, ठीक है, हुज, विच, ये सब हमने कर लिया। हाउ डब्ल्यू एच से शुरू नहीं होता है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग फिर गए थे आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, आप इनको बार बार पढ़िएगा, इनको यूज़ करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्लास 5 में अब हम लोग चलते हैं जहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शुरू किए थे। तो ये रहा हमारा क्लास 5 जो हमने इस क्लास में किया था। अब से हम हर क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब हर वीडियो 5.1, 5.2 वीडियो जो 6 या क्लास 6 होगी तो 6.1 एक वीडियो, फिर 6.2। अब से हम हर क्लास को 2 पार्ट में करेंगे। इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन, इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन पार्ट 1 में होगी, जैसे हमने इस पार्ट में किया, और पार्ट 2 में हमारे पास होगी इंग्लिश ट्रांसलेशन कनेक्शन और इंग्लिश कन्वर्सेशन कनेक्शन। इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर हमने क्लास 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन में ये सब कर लिया था। फिर क्लास 5 में हमने शुरू किया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये एक्सप्रेस या फीलिंग्स और इमोशन को दिखाता है, जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स, भावनाओं को दिखाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। एग्जाम्पल के वर्ड्स मैंने कुछ दिए हैं।
एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। फिर वॉट मतलब यहाँ पर है कितना, ठीक है, क्या नहीं है, तो कितना बढ़िया आइडिया है, कि क्या बढ़िया आइडिया, क्या भी हिंदी में बोल सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं, पर ये क्वेश्चन वाला नहीं है वॉट, ठीक है। ये पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ब्रेवो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और ये पूरा सेंटेंस है। यहाँ फुल स्टॉप आया, डब्ल्यू यहाँ कैपिटल हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो एक बार ये लग गया तो ये सेंटेंस खत्म हो गया, फिर ये वर्ड पूरा हो गया तो अब डब्ल्यू कैपिटल हो सकता है। हाउ फास्ट द टाइम फ्लाइज, यहाँ जो हाउ है वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हाउ सैड इट इज़, ये सब बातें। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अगला हमने देखा था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये एक्सप्रेस करते हैं विश, प्रेयर, बोन या कर्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। हमेशा क्लास 1 से, फ्रॉम मतलब से, तो क्लास 1 से रिवाइज करनी है। और इसी के साथ हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक पूरा किया था। उसके बाद हमारे पास आया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लास 1 to 8 तक इसी को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस बनाते हैं, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स से सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस के हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है और हमें पहचानना पड़ता है। कभी कभी एक ही वर्ड किसी सेंटेंस में कोई अलग पार्ट ऑफ स्पीच होगा और दूसरे सेंटेंस में कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। पर अभी क्योंकि हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और उसके बाद एडवांस इंग्लिश ग्रामर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर हमें हमेशा क्लास 1 से रिवाइज और कनेक्ट करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होते हैं। सेंटेंस का कोई भी शब्द या वर्ड इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक होता है। तो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, आप इनको याद करिए और इसी ऑर्डर में याद करिएगा, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो सेंटेंस में जो वर्ड जो फंक्शन करता है वो उस पार्ट ऑफ स्पीच का होता है। हमने क्लास 1 to 8 का सिलेबस देखा था, उसमें हमने इसी ऑर्डर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाया था या फिर देखा था। तो इसी ऑर्डर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को जनरली पढ़ाया था। आप क्लास 1, 2, 3, 6, 7, 8 की अगर बुक देखिएगा तो सिलेबस में सबसे पहले नाउन आता है, फिर उसका नंबर, जेंडर मतलब उसके बारे में आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, उसके डिग्रीज आ सकते हैं, मतलब एडजेक्टिव के बारे में आएगा, फिर ऐसे वर्ब आएगा, ऐसे आगे होता है। तो हम भी इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, क्लास 1 से पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे 1 से जो इम्पोर्टेंट है, और फिर आगे बढ़ जाएंगे, तुरंत कनेक्ट कर देंगे क्लास 2 के नाउन से, फिर कनेक्ट कर देंगे क्लास 3 के नाउन से जितना इंपॉर्टेंट होगा। तो हम भी इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम बस पहचानना सीखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जो टाइप्स इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं बताऊंगा, बाकी हम लोग सिर्फ पहचानेंगे कौन सा वर्ड है कौन सा वर्ड नहीं है। अभी हम लोग सबके टाइप्स और एग्जाम्पल्स अभी हम लोग नहीं करेंगे। जो अभी इम्पॉर्टेंट होगा हम वही करेंगे, बाकी हम इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर और एडवांस इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे। जैसे वी आर स्टूडेंट्स एक सेंटेंस है, तो वी हो गया प्रोनाउन, आर वर्ब और स्टूडेंट्स नाउन, ऐसे हमें पहचानना पड़ता है। अच्छा रहता है अगर पहचान पाए तो। वैसे इंग्लिश बोलने के लिए इतना डिटेल में हम लोग को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग ग्रामर भी कनेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो सही रहेगा। हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या वस्तु का नाम। फीलिंग्स, क्वालिटीज़, इमोशंस, एक्सपीरियंस, भावनाएं, गुण, दोष, विचार, अनुभव, ये सब नाउन होते हैं। जैसे स्टूडेंट, टीचर, रिवर, स्कूल, लाइब्रेरी, गार्डन, कैट, पैरट, मिल्क, टेबल, चेयर, इंसान के नाम, जगह के नाम। फिर संडे, मंडे, इंग्लिश, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ऑनेस्टी, जो ईमानदारी होती है, मैथ्स, त्यौहार के नाम, भाषाओं के नाम, ट्रुथ, सच्चाई, हीट, गर्मी या ऊष्मा, ब्यूटी, सुंदरता, काइंडनेस, दया, हैप्पीनेस, खुशी, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब हमारे नाउन होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स हमारे पास क्या होते हैं, काइंड्स मतलब होता है प्रकार या तरह, ठीक है। तो नाउन्स के प्रकार या नाउन्स के तरह, अलग अलग तरह के नाउन। तो इस क्लास में हमने 2 देखा था। पहला था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है पर्टिकुलर नेम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो विशेष नाम होता है, ठीक है। किसी विशेष महीने का नाम, 12 महीने होते हैं तो मंथ हो गया कॉमन नाउन, लेकिन एक मंथ का नाम चुने, जैसे मान लेते हैं सितंबर या फिर अक्टूबर या फरवरी, जनवरी, तो ये सब हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। किसी विशेष इंसान का नाम, जैसे आपका नाम, ठीक है, या किसी का भी नाम, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। किसी विशेष देश का नाम, कई देश हैं लेकिन किसी एक देश का नाम, वो प्रॉपर नाउन हो गया। किसी विशेष नदी का नाम, कई नदियाँ हैं तो किसी एक का नाम आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, बीच में आए या फिर एंड में आए। कॉमन नाउन क्या हो गया, तो जो कॉमन नाम होता है या फिर जनरल नाम होता है, ठीक है, जो सब में होता है, ठीक है। तो किसी विशेष का नाम नहीं, जैसे स्टूडेंट,
कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, लेकिन सबका अलग अलग नाम होता है, तो ऐसे सबको स्टूडेंट बोलते हैं, पर किसी एक का अगर नाम लेके बोलें तो वो प्रॉपर नाउन, ऐसे सबको स्टूडेंट बुलाएं तो वो कॉमन नाउन। वैसे कई नदियाँ होती हैं, पर किसी एक नदी का नाम ले तो प्रॉपर नाउन। बहुत सारे देश होते हैं, लेकिन किसी एक देश या कंट्री का नाम ले तो प्रॉपर नाउन। बहुत सारी किताब होती है, पर किसी एक किताब का नाम लें, ठीक है, पब्लिकेशन का या उस किताब का पूरा नाम ले तो वो प्रॉपर नाउन। तो इतने ही रखते हैं हम लोग इस क्लास में, ऐसे रिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन, रिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन, और उसके बाद वापस पीडीएफ में आके इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन के नोट्स हम लोग देखेंगे। तो आइए अब हम लोग अपना अगला पार्ट देखते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन कनेक्शन। और इंग्लिश कम्युनिकेशन कनेक्शन में जो 3 पार्ट्स था, उसमें से हमारा पहला पार्ट दैट इज अवर इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन। लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह क्लास 1 से हम लोग शुरू करेंगे। तो जल्दी से आप क्लास 1 को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्लास 1 वोकेबलरी से। सो नाउ वी हैव इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन, क्लास 5.1। क्लास 5.1 हमारा चल रहा है। अवर नेक्स्ट इज इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन। इंग्लिश ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1। क्लास 1 में हमने क्या देखा था? तो क्लास 1 में हमने देखा था, कोई भी वर्ड है उसमें 3 चीज हमें ध्यान रखनी है, मिली 2 चीज। पहला उच्चारण, कैसे बोला जाता है, और उसकी स्पेलिंग, और साथ में वो कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो समय के संग हम लोग देखेंगे, उसको कॉन्टेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 19 वर्ड्स किए थे, और एक वर्ड का अलग अलग हिंदी अर्थ हो सकता है, एक हिंदी वर्ड का अलग अलग इंग्लिश अर्थ हो सकता है। तो कौन कहाँ होगा यूज, इसका रीडिंग प्रैक्टिस कनेक्शन, इससे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर 19 वर्ड्स थे, मैं आपसे कोई भी 3 वर्ड्स पूछूंगा, रेडी? ओके, तो आप अपनी कॉपी क्लोज कर दीजिएगा। और पहला वर्ड आपका है रिच। रिच मतलब क्या होता है? अमीर या धनी। सेकेंड वर्ड आपका है एम्प्टी। एम्प्टी की स्पेलिंग बताइए। EMPTY, पी साइलेंट होता है पर पी लिखेंगे। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। और थर्ड आपका है क्लेवर। क्लेवर का क्या होता है? तेज, चालाक। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास नंबर 2 पे। आप चाहें तो एक बार रिवाइज कर लीजिए क्लास 2। ओके, तो क्लास 2 में हमने क्या किया था? क्लास 2 में फिर से हमने 21 वर्ड्स पढ़े थे, और हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी हमेशा, क्योंकि सब इंग्लिश ही है, एक दूसरे से आप कनेक्ट करिएगा। फिर से 3 वर्ड्स। योर फर्स्ट वर्ड इज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। ओके, प्रेशियस। प्रेशियस की स्पेलिंग बताइए। PRECIOUS, प्रेशियस। प्रेशियस मतलब कीमती। एंड योर लास्ट वर्ड इज फेथफुल। फेथफुल बताइए। सिर्फ फेथ मतलब तो भरोसा हो गया, विश्वास। फेथफुल मतलब भरोसेमंद, जिस पर भरोसा किया जा सके, वफादार। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अवर क्लास नंबर 3। ओके, तो क्लास 3 में हमने क्वेश्चन बैंक भी देखा था, और 20 वर्ड्स किए थे। फिर से 3 वर्ड्स, आप चाहें तो रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो मैं आपसे 3 वर्ड पूछूंगा। पहला है सिक। सिक मतलब बीमार। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव की स्पेलिंग बताइए। ATTRACTIV, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। ओके, एंड योर नेक्स्ट इज, लास्ट इज टिमिड। टिमिड मतलब डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा, डरपोक, टिमिड। ओके, इसके क्वेश्चन बैंक हमने देख लिए थे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास 4 की तरफ। ओके, सो अब क्लास 4, हमने इसमें 20 वर्ड्स किए थे, और इसके क्वेश्चन बैंक भी किए थे।
तो क्वेश्चन बैंक हम लोग अभी देखेंगे, पहले हम लोग 20 वर्ड्स देख लेते हैं। 3 वर्ड्स पूछूंगा। हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब लाचार, कोई मदद करने वाला नहीं, लाचार सा। केयरलेस, बताइए, केयरलेस मतलब लापरवाह, ठीक है। अगला आप बताइए। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, एक समान, एक जैसा। कुछ और वर्ड से पूछ लेता हूँ, पिछले क्लास का ये। टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ, थके हुए, थकी हुई। अगला रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार या उत्तरदायी। अगला डिसिप्लिन, स्पेलिंग बताइए तो एक बार डिसिप्लिन का। DISCIPLINE, डिसिप्लिन, ओके। फियर, फियर मत, अच्छा डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। फियर, फियर मतलब डर, ओके। मर्सी, मर्सी मतलब दया, ओके। आइडियल, एक आइडल, अच्छा आइडल बताइए तो। आइडल खाली बैठना, कोई काम नहीं रहना। और आइडियल, IDEAL, आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श, जैसे एन आइडियल स्टूडेंट, एन आइडियल टीचर। और लास्ट है हमारा प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, ओके। तो हमेशा आप लोग क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। एंड नॉट ओनली रिविजन बट ऑल्सो कनेक्शन, यू शुड ऑल्सो कनेक्ट, कनेक्ट करिए, थोड़ा आप बोलिए, है ना। रीडिंग करिए तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ आप अपने भी वर्ड्स छांट के अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, रिवीजन करेंगे, कनेक्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक ऑफ क्लास 5, सॉरी क्लास 4, क्लास 5 तो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन बैंक ऑफ क्लास 4, ओके। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक। नाउ लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई विल डायरेक्टली राइट द आंसर, मैं सीधा आंसर लिखूंगा। पहला है, क्या वह एक जादूगर है? तो जादूगर का मैजिशियन और सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, ठीक है। और वह जादूगर, ठीक है। अब ये आपका जादूगरनी नहीं है, जादूगर है, तो यहाँ पर ये मेल है तो ही आ जाएगा। तो इज ही अ मैजिशियन, क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक जादूगर और है, क्या और है दोनों का अर्थ लेगा। तुम्हारा जादू बहुत अच्छा है, तुम्हारा मतलब योर, जादू मतलब मैजिक, योर मैजिक इज, ठीक है। योर मैजिक, मैजिक यहाँ पर सिंगुलर लेंगे तो योर मैजिक, तुम्हारा जादू, इज है बहुत अच्छा, तो वेरी गुड। तो मैजिक इज वेरी गुड। थर्ड देखते हैं। वह विदेश जाएगा, अब देखिए जाएगा तो विल होगा, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे विल के सेंटेंसेस। तो वह विदेश जाएगा, तो यहाँ पर विल का प्रयोग होगा, ठीक है, जाएगा। तो ही विल गो, ही विल गो अब्रॉड, विल, फ्यूचर टेंस होता है, देखेंगे हम लोग। फोर्थ है, यह कहानी रोचक नहीं है, यह कहानी तो दिस स्टोरी, रोचक मतलब इंटरेस्टिंग, नहीं है तो इज नॉट। दिस स्टोरी सिंगुलर है, स्टोरीज नहीं है, सिर्फ स्टोरी है तो इज। तो दिस स्टोरी इज नॉट इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो यह कहानी का दिस स्टोरी, और फिर वर्ब आता है इज, रोचक नहीं तो नॉट आएगा पहले, फिर इंटरेस्टिंग, निगेटिव, इज नॉट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वे लाचार हैं, वे मतलब प्लूरल, दे, और लाचार का हेल्पलेस, और दे के संग आर लगता है, सो दे आर हेल्पलेस, वो लाचार है, वो समझ नहीं आ रहा आगे क्या करे क्या नहीं करे, जैसे मदद करने वाला नहीं है, लाचार है, दे आर हेल्पलेस। फिर है, अपने काम में सावधान रहो। अब देखिए इसमें आप कैसे लिखिएगा, अपने काम में। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, या एडवाइस बोल सकते हैं, सलाह, अपने काम में सावधान रहो, ठीक है। तो बी केयरफुल, आपको ध्यान होगा, सावधान रहो का बी केयरफुल होता है इंपेरेटिव में, अपने काम में तो योर वर्क, सामने वालों को ही बोला जाता है इंपेरेटिव।
तो यू के लिए अपना योर, आई के लिए अपना माई, ही के लिए अपना हिज, शी के लिए अपना हर, वी के लिए अपना अवर, दे के लिए अपना देयर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। तो बी केयरफुल इन योर वर्क, अपने काम में सावधान रहो, ठीक है, बी केयरफुल इन योर वर्क। 7th देखते हैं, लापरवाह मत बनो, ठीक है, लापरवाह मत बनो, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, फिर से इंपेरेटिव जैसा आ गया। तो डोंट आपको ध्यान है नहीं के अर्थ में, डोंट मेक अ नॉइज, है ना, डोंट टॉक, डोंट सी, डोंट वॉक, डोंट रन। तो लापरवाह मत बनो, लापरवाह केयरलेस, तो डोंट बी केयरलेस, यहाँ बी आ जाएगा, कुछ सिंटेक्स हमें ध्यान रखना है, डोंट बी केयरलेस। अब डोंट मतलब डू नॉट, हमने कॉन्ट्रैक्शंस देख लिया, तो डोंट बी केयरलेस, लापरवाह मत बनो या मत रहो, रहो भी कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं इसका मतलब रहो या बनो, एक सिंटेक्स की तरफ याद रखिए, यही होता है, बी आ जाएगा। तो लापरवाह मत बनो, लापरवाह मत रहो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने डर से लड़ो, है ना, हमें अपने डर से लड़ना चाहिए, तो अपने डर से लड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपको सलाह दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, अपने डर से लड़ो, ठीक है, या सलाह मान सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से इंपेरेटिव है, तो लड़ना मतलब फाइट, अपना तो यू को ही बोला जा रहा है, तो योर आएगा, फाइट योर फियर्स, अपने डर। तो आप फियर भी लिख सकते हैं, फाइट योर फियर, मतलब आपका जो डर है इसे आप लड़, फियर या फियर्स, ठीक है, फाइट योर फियर, अपने डर से लड़े, ठीक है, फाइट योर फियर। ओके, अब 9 हो गया, वह जंगल बहुत डरावना है, ठीक है। तो वह जंगल, वह के लिए दैट, तो जंगल के लिए जंगल भी यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट यूज कर लीजिए, दैट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, और डरावना का फियरफुल, है ना, हमने देखा था भयानक या डरावना। दैट फॉरेस्ट, बहुत, तो इज आ जाएगा, सिंगुलर है, तो इज वेरी फियरफुल, दैट फॉरेस्ट इज वेरी फियर। ओके, दैट फॉरेस्ट इज वेरी फियरफुल। ओके, 10 नंबर देखते हैं, वे बच्चे अनुशासन में नहीं हैं, वे बच्चे, ठीक है, अब बच्चे का तो हो गया चिल्ड्रन, तो दे नहीं लगेंगे, दे चिल्ड्रन, दोज, दिस दैट दीज दोज, ये हम लोग क्लास 5 के ट्रांसलेशन में देखेंगे, दिस दैट दीज दोज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वे बच्चे, तो दोज चिल्ड्रन, दोज चिल्ड्रन, वे बच्चे, दैट का प्लूरल दोज, दोज चिल्ड्रन, अनुशासन में, तो इनडिसिप्लिन नहीं है, तो आर, प्लूरल है तो आर, नहीं तो नॉट, और डिसिप्लिन में तो इनडिसिप्लिन, थोड़ा घुमा के हमें लिखना पड़ता है, तो प्रैक्टिस से आदत हो जाएगी। दो चिल्ड्रन आर नॉट इन या आरंट इन कॉन्ट्रैक्शन डिसिप्लिन, दो चिल्ड्रन आर नॉट इन डिसिप्लिन, वे बच्चे डिसिप्लिन में नहीं। ओके, ये सब हो गया। सिंगुलर प्लूरल भी हम लोग देखेंगे नंबर, है ना, तो इतने ही रख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, क्या दही मीठा है। अब ये क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। कर्ड मीठा का स्वीट, कर्ड सिंगुलर है तो इज, और इस पहले आ जाएगा क्योंकि यस नो टाइप है, तो इज द कर्ड स्वीट। अब आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं प्रैक्टिस के साथ, इज द कर्ड स्वीट, क्या दही मीठा, और ये है कभी रख लेगा, क्या दही मीठा है। 12 नंबर, यह पानी शुद्ध नहीं है, तो पानी तो हो गया वाटर, शुद्ध मतलब प्योर, नहीं मतलब नॉट, और वाटर सिंगुलर है तो इज, तो वाटर इज नॉट प्योर या द वाटर इज नॉट प्योर। अच्छा, यह है, तो आप द भी रख सकते हैं, द मतलब कोई पर्टिकुलर, या दिस लगा सकते हैं, यह मतलब दिस वाटर, यह पानी, या सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, इज नॉट प्योर, दिस वाटर इज नॉट प्योर। 13, क्या यह चांदी अशुद्ध है, तो यह चांदी मतलब दिस सिल्वर, चांदी का सिल्वर हो जाएगा, अशुद्ध मतलब इम्प्योर, और इज आएगा, सिंगुलर है तो इज द सिल्वर इम्प्योर। द या दिस लगा सकते हैं, यह का दिस, इज दिस सिल्वर,
इम्प्योर। तो क्या यह चांदी अशुद्ध है? इज दिस सिल्वर इम्प्योर? 14 देखते हैं। ये दोनों कॉपियां एक जैसी हैं, तो ये दोनों कॉपियां दो हैं, प्लूरल है, तो दिस ने दीज लगाएंगे। दीज बोथ, बोथ मतलब दोनों, दीज बोथ कॉपीज, ये दोनों कॉपियां, दोनों का टू नहीं बोथ लगता है, ये सब आपको आप पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे। तो दीज बोथ कॉपीज आर, प्लूरल है तो आर, एक जैसा मतलब आइडेंटिकल, तो दीज बोथ कॉपीज आर आइडेंटिकल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या विद्यार्थी दुखी हैं? अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी सिंगुलर या प्लूरल, तो अच्छे से पढ़िए। क्या विद्यार्थी दुखी हैं? अगर होता क्या विद्यार्थी दुखी है तो सिंगुलर, क्या विद्यार्थी दुखी हैं ए आ रहा है, तो यहाँ पर ये विद्यार्थी प्लूरल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के संग आर लगता है, और हम देख पा रहे हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव, तो आर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की। तो आर द स्टूडेंट्स सैड या अनहैप्पी लिख सकते हो। अनहैप्पी पढ़ा था हमने, अनहैप्पी लिख देते हो। तो 15 आर द स्टूडेंट्स, आर द स्टूडेंट्स अनहैप्पी। ओके, आर द स्टूडेंट्स अनहैप्पी, क्या विद्यार्थी दुखी हैं। 16th नंबर, आज हम बहुत थक गए हैं। आज, आज की बात हो रही है, टुडे। अब बहुत थक गए हैं या बहुत थके हुए हैं, सबके लिए वी आर टायर्ड। ठीक है, हम बहुत थके हुए हैं या थक गए हैं, वी आर टायर्ड। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा हिंदी को इधर उधर समझ के इंग्लिश बना सकते हैं, या थोड़ा इंग्लिश को समझ के इधर उधर हम लोग हिंदी बना सकते हैं। कभी कभी सेंटेंस हम लोग वैसा नहीं बना पाते तो उसको घुमा देते हैं हिंदी में, वैसा अर्थ दे रहा है और फिर इंग्लिश बना देते हैं, तो कई तरह से कर सकते हैं। 7 जिम्मेदार बनो। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डर, इंपेरेटिव है, ठीक है, या फिर सलाह है। बी रेस्पॉन्सिबल, बी लग जाता है, बनो या रहो, बी केयरफुल सावधान रहो, ठीक है। बी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार रहो या जिम्मेदार बनो, बी रेस्पॉन्सिबल। और लास्ट हमारे पास है वह आदर्श विद्यार्थी है, तो ही इज आदर्श मतलब आइडियल, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, एन लगेगा, आ का उच्चारण आ रहा है तो एन, आ का उच्चारण आ रहा है आइडियल, आ तो स्वर है, वॉवेल साउंड है, तो आइडियल, तो एन लगेगा, ही इज एन आइडियल स्टूडेंट। ओके, वह आदर्श विद्यार्थी है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन बैंक ऑफ क्लास 4। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास 5, दैट इज 5.1। अब हम लोग क्लास 5.1 करेंगे। तो हमने क्लास 1 का रिवीजन कर लिया, क्लास 1 का ओरल टेस्ट हो गया, क्लास 2 का रिवीजन कर लिया, क्लास 2 का ओरल टेस्ट हो गया, क्लास 3 का रिवीजन कर लिया, क्लास 3 का ओरल टेस्ट हो गया, क्लास 4 का रिवीजन कर लिया, क्लास 4 का ओरल टेस्ट हो गया, क्लास 4 का क्वेश्चन बैंक भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास 5 एंड वी विल डिस्कस 20 वर्ड्स। फिर से हम लोग 20 वर्ड्स देखेंगे, और जल्दी से एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और इसी के साथ हम लोग अपना क्लास 5.1 पूरा करेंगे। तो लेट्स सी अवर 20 वर्ड्स ऑफ क्लास 5। सो लेट मी रब, मैंने रब कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास 5.1 इंग्लिश वोकैबुलरी कनेक्शन। क्लास 5.1 first part. So our first word is generous. जेनरस, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग और उच्चारण। जेनरस मतलब होता है उदार व्यक्ति, उदार मतलब हम कह सकते हैं अच्छा भी बोल सकते हैं, नेक भी बोल सकते हैं। उदार मतलब होता है जो सहायता करता है, दूसरों की मदद करता है, उदार। ठीक है, अगला हमारे पास दो वर्ड है एक साथ, फ्रेंड और फ्रेंडशिप। इसमें हम लोग नाउन पढ़े ना,
उसी में हम लोग इसको भी देखेंगे, फ्रेंडशिप। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फ्रेंड होता है दोस्त या मित्र, पर फ्रेंडशिप होता है उसके अंदर क्या है जिसके कारण वो मेरा दोस्त है, तो उसके अंदर दोस्ती है, मेरे लिए उसके अंदर दोस्ती है, मित्रता है, इसलिए वो मेरा दोस्त है। तो एक क्वालिटी होती है किसी के अंदर। फ्रेंड मतलब दोस्त या मित्र, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती या मित्रता। वो मेरा दोस्त है क्योंकि हमारे बीच दोस्ती है, या उसके अंदर मेरे लिए दोस्ती है, मेरे अंदर उसके लिए दोस्ती है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रेंडशिप दोस्ती, और फ्रेंड हमारा दोस्त या मित्र। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारे पास है परमानेंट। परमानेंट मतलब होता है जो हमेशा के लिए हो, स्थायी। जैसे परमानेंट मार्कर भी होते हैं जो मिटते नहीं, ये क्या है, ये परमानेंट नहीं, ये मिट सकता है। तो परमानेंट मतलब होता है हमेशा रहने वाला, ठीक है, स्थायी। जैसे परमानेंट फ्रेंडशिप, जो हमेशा दोस्ती रहती है, परमानेंट। अगला वर्ड हमारे पास है टेम्पररी। टेम्पररी इसका उल्टा होता है, मतलब जो हमेशा ना रहे, कुछ समय बाद चले जाए। जैसे टेम्पररी जॉब, कुछ जॉब जो हमेशा के लिए नहीं, कुछ महीने या कुछ साल के बाद जॉब से हमें हटना पड़ेगा, हटा दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं टेम्पररी, कुछ समय के लिए, जो परमानेंट नहीं है। सीरियस, सीरियस मतलब क्या होता है, सीरियस मतलब होता है गंभीर। जैसे सीरियस, कोई एक्सीडेंट हो जाना किसी का, अगर हो जाता है मतलब बहुत गंभीर एक्सीडेंट है। सीरियस डिजीज, किसी को बहुत ही गंभीर बीमारी होगी, सीरियस डिजीज। या सीरियस इंफॉर्मेशन, कोई बात है जो बहुत ही चिंताजनक है, ठीक है, कोई बात हमें पता चला, तो सीरियस इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो उसको हम लोग सीरियस बोलते हैं, गंभीर। अगला हमारे पास है, तो हमारे पास टेम्पररी के बाद अगला शब्द क्या आता है, सीरियस। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, सीरियस। ओके, फिर अगला हमारे पास है डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है बहुत ही नाजुक या बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, बहुत ही कोमल, उसको हम लोग बोलते हैं डेलिकेट। डेलिकेट बहुत ही सॉफ्ट, इसको टेंडर भी बोलते हैं, एक शब्द आता है टेंडर। तो ये हो गया डेलिकेट। फिर उसके बाद आते हैं करेज। करेज मतलब होता है हिम्मत, ठीक है, करेज मतलब हिम्मत, जैसे हैव करेज, हिम्मत रखो। अगला आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ बहुत जगह यूज होता है, इसका मतलब अपना, अपने लिए। और कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, विश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, अपना, आत्मा, अपना। सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। फिर एक आता है इनफ। इनफ मतलब होता है पर्याप्त, मतलब जितना काफी है, ना ज्यादा ना कम, काफी है। जैसे इनफ वाटर, आई हैव इनफ वाटर, मतलब जितना मुझे पीना है उसके लिए काफी पानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं, पर हाँ काफी है, हमारे लिए, सबके लिए अच्छे से हो जाए। इनफ वाटर, पर्याप्त। इसी का एक आता है सफिशिएंट। दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, वर्ड, सेम वर्ड, ठीक है, वर्ड मीनिंग कह सकते हैं। सफिशिएंट, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, डबल है। सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब भी होता है पर्याप्त, मतलब हाँ काफी है, कम नहीं है हमारे पास, ठीक है। सफिशिएंट, हाँ काम लायक है। फिर अगला हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ। देखिए दोनों को ध्यान दीजिए, जैसे फ्रेंड और फ्रेंडशिप था, वैसे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ। एक है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, जिसके कारण वो ताकतवर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, तो स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, उसके अंदर मजबूती है इसलिए वो मजबूत है। उसके अंदर दोस्ती है इसलिए वो मेरा दोस्त है। उसके अंदर ताकत है इसलिए वो ताकतवर, ठीक है। तो ये थोड़ा अर्थ में, थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने देखा उसमें थोड़ा अंतर होता है, वरना अर्थ सेम होता है इसका, ठीक है। अगला हमारे पास है चांस। चांस मतलब तो हम जानते हैं, जैसे एक चांस और, है ना। चांस मतलब मौका या अवसर, फर्स्ट चांस, लास्ट चांस, ठीक है, वन मोर चांस। फिर एक आता है सेंट। सेंट, सेंट मतलब होता है साधु, सज्जन, अच्छे पुरुष, अच्छे इंसान, उनको सेंट बोलते हैं। होप, होप मतलब होता है आशा। और इसी का एक और शब्द है होपफुल, एक जैसा है होपफुल।
मतलब जो आशा रखता है, आशा रखने वाला, आशा करने वाला, होपफुल, जिसके अंदर आशा है। और होप मतलब आशा या उम्मीद, उम्मीद रखने वाला, उम्मीद करने वाला, होपफुल, या मुझे उम्मीद है, होपफुल। अब आपको ध्यान होगा इंग्लिश वोकेबलरी का पहला क्लास का पहला वर्ड क्या था? पेशेंस। पेशेंस। अब ये वर्ड है पेशेंट। पेशेंट, दोनों में कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। पेशेंट, वो था पेशेंस। क्या था? पेशेंस, धैर्य या सब्र। ठीक है, सब्र रखना, धैर्य रखना। लेकिन ये है पेशेंट। पेशेंट क्या होता है? रोगी, बीमार। ठीक है, जिसके अंदर कोई बीमारी है, रोगी, बीमार या मरीज। 16 का है मैनी। ये भी कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो ध्यान रख सकते हैं। जैसे वेरी, वेरी बहुत बार आता है। वेरी का अर्थ ही होता है बहुत। वेरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी बैड, बहुत बुरा। ऐसे वेरी का हमने देखा था। वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान। मैनी मतलब होता है बहुत। ठीक है, वेरी मतलब भी बहुत, लेकिन यहाँ मैनी भी बहुत होता है। तो बहुत के दो होते हैं, मैनी, वेरी, है ना, ऐसे और भी होते हैं, मैनी, वेरी। लेकिन बहुत अच्छा को मैनी गुड नहीं बोलेंगे, वेरी गुड बोलेंगे। तो हमने देखा था एक ही शब्द के अलग अलग इंग्लिश हो सकते हैं, पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। जैसे बहुत किताबें, तो वेरी बुक्स नहीं बोलेंगे, मैनी बुक्स। तो फिर हमारे पास है हेडेक। बहुत लोग इसको हेड एच बोलते हैं। ये देखिए, एच नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे। एच यहाँ साइलेंट, एक, ना ही एच ही बोलेंगे, एक, बस एक। हेड एक। ठीक है, हेडेक मतलब क्या होता है? हेडेक मतलब होता है सिर दर्द। एक मतलब होता है दर्द, स्टोमक एक, पेट दर्द। ठीक है, हेड एक, सिर दर्द। ठीक है, तो सिर दर्द। ठीक है, इसको एक पढ़ेंगे, एक। अगला हमारे पास है ह्यूज। ये देखिए, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, ह्यूज मतलब हमारे पास होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। ठीक है, बहुत बड़ा या फिर बहुत विशाल, इसको हम बोलते हैं ह्यूज। जैसे ह्यूज माउंटेन, बहुत बड़ा पहाड़, ह्यूज माउंटेन। ठीक है, ये हो गया। अब इसी का एक उल्टा आता है, 19 यही लिख देते हैं, टाइनी। टाइनी मतलब बहुत छोटा। जैसे बिग मतलब बड़ा, लेकिन ह्यूज मतलब वेरी वेरी बिग, बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूज। वैसे स्मॉल मतलब छोटा, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा, एकदम छोटा सा, बहुत छोटा, उसको टाइनी बोलते हैं, टाइनी। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है 20, नथिंग। जैसे आपने कन्वर्सेशन में भी देखा होगा, व्हाट हैपेंड, नथिंग, कुछ नहीं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, नथिंग, कुछ नहीं हुआ, या कुछ नहीं। तो नथिंग मतलब कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 20 वर्ड्स थे, ये हमने किए। आप इसको कनेक्ट करिएगा और क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, मतलब ट्रांसलेट का क्वेश्चन बैंक में दे दूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्लास 5.2 करेंगे अगली क्लास में। और उसमें क्लास 5 के दो जो हमारे कनेक्शन बचे हुए हैं, ट्रांसलेशन कनेक्शन और कन्वर्सेशन कनेक्शन, इन दोनों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। बहुत डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग इंग्लिश बोल पाए, समझ पाए। यू शुड ऑलवेज रिवाइज, आपको रिवाइज करना है फर्स्ट क्लास से। एंड लाइक दिस वी विल मूव फॉरवर्ड, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नोट्स देख लेते हैं इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन के। हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करेंगे, तो आइए हम लोग चलते हैं क्लास 1 इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन। तो ये हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन कनेक्शन है, और उसमें क्लास 1 इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन। उच्चारण, स्पेलिंग और एक कॉन्टेक्स्ट पे हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ वर्ड्स थे, अभी बेसिक वर्ड्स हम लोग ले रहे हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास पेशेंस, ऑनेस्ट, एस साइलेंट, क्लेवर, फुलिश, नियो, ब्यूटीफुल, अगली, ड्राई, वेट, क्लीन, डर्टी, फुल, एम्प्टी, पी साइलेंट पर लिखेंगे, स्वीट, सावर, रिच, पुअर, काइंड। ठीक है, तो इंग्लिश में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, और इसमें कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो किस जगह कौन सा वर्ड यूज़ होगा, ये प्रैक्टिस, रीडिंग, रिवीजन, इन सब से आपको पता चलेगा। ऐसे ही हिंदी के एक ही शब्द के लिए अलग अलग इंग्लिश हो सकता है। जैसे बहुत, बहुत हिंदी का शब्द है, इसके दो इंग्लिश आप ले सकते हैं, मैनी और वेरी। लेकिन ये अलग अलग जगह यूज़ होते हैं, तो कब कहाँ क्या यूज़ होगा, ये हमें प्रैक्टिस, रिवीजन, कनेक्शन से पता चलेगा।
कब और कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ हो गया, रिवीजन प्रैक्टिस से पता चलेगा, जैसे मोटा, मोटा, फैट और थिक। फिर हम लोग चलते हैं क्लास 2 इंग्लिश वोकेबलरी कनेक्शन। तो क्लास 2 में हम लोग देखते हैं हेल्दी, वेल्दी, प्रेशियस, फेथ, फेथफुल, इंटेलिजेंट, वाइज, आर्टिस्ट, ऑनेस्टी और ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतर है। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट हो गया कोई इंसान, एडजेक्टिव हो गया, उसके बारे में बताया जा रहा है, और ऑनेस्टी आपका नाउन हो गया। तो बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतर है, बाकी यहाँ पर मीनिंग आपका ईमानदार से रिलेटेड है, ईमानदारी, ईमानदार। वाइड मतलब चौड़ा, नैरो, ब्रेव, रेडी, कावर्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक अपोजिट है, फ्रेश, हंग्री, थर्स्टी, एंग्री, स्टील और जेंटल। 21 वर्ड्स किया था। तो क्लास वर्ड से वोकेबलरी हम लोग ध्यान रखेंगे, हमेशा क्लास 1 से ध्यान रखेंगे हर क्लास, और सारी वोकेबलरी को हम लोग कनेक्ट करेंगे, अलग अलग का यूज़ कर सकते हैं, इनसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव, एजर्टिव, निगेटिव, एफर्मेटिव। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सब आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास नंबर 3 की तरफ। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है, डीप, क्रूएल, सक्सेस, गेन, लॉस, आइडल। एक आइडियल भी पढ़ा था हमने, ये आइडल है, आइडल, वेदर, टेस्टी या डिलीशियस, चीप, एक्सपेंसिव, हेल्पफुल, इनोसेंट, अट्रैक्टिव, एनर्जी, सिक, हार्मफुल, ओबीडियंट, फर्टाइल, पेरेंट, टिमिड। ओके, ये क्वेश्चन बैंक हमने किया था। और अब चलते हैं क्लास नंबर 4 की तरफ। तो ये हमारी क्लास 4 है, पहले हमने पीछे की क्लासेस को पूरा किया था। वी हैव मैजिक, मैजिशियन, जैसे अ ग्रेट मैजिशियन, फॉरेन, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, अब्रॉड, इंटरेस्टिंग, हेल्पलेस, केयरफुल, केयरलेस, फियर, fearful, discipline, curd, pure, impure, mercy, identical, unhappy, tired, responsible, ideal। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। तो हमेशा क्लास 1 से हम लोग रिवाइज करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू इंक्लूड दिस वर्ड्स इन अवर डेली कन्वर्सेशन। बोलते समय भी कोशिश करेंगे, इनको याद रखें। ठीक है, हम लोग स्मॉल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इनसे। क्वेश्चन बैंक भी हमने पूरा किया था। ठीक है, सिंटेक्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कुछ कुछ सेंटेंस का। लाइक दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई डिफरेंट सेंटेंसेज योरसेल्फ। इस तरह से आप भी अलग अलग सेंटेंसेस को ट्राई कर सकते हैं अपनी तरह से, अपने से। यू के संग योरसेल्फ आता है, माई के संग माई सेल्फ, ये भी हमने देखा था, माई सेल्फ वगैरह। नाउ लेट्स मूव टू क्लास 5। इस क्लास के वर्ड्स देख लेते हैं। तो दिस इज़ अवर क्लास नंबर 5, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जेनरस, जेनरस मतलब उदार या सहायता करने वाला। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त या मित्र, फ्रेंडशिप, दोस्ती या मित्रता। परमानेंट, परमानेंट मतलब होता है स्थायी या हमेशा रहने वाला, जैसे परमानेंट जॉब जो हमेशा रहेगी, परमानेंट फ्रेंडशिप हमेशा दोस्ती जो रहेगी। टेम्पररी, टेम्पररी मतलब जो स्थायी नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, जो कुछ समय के लिए होता है, टेम्पररी जॉब। सीरियस मतलब गंभीर, गंभीर। डेलिकेट मतलब कोमल या सॉफ्ट। करेज मतलब हिम्मत, जैसे हैव करेज। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, है ना। और 7th के बाद 8 देख लेते हैं पहले। 8, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। इनफ मतलब पर्याप्त, जैसे इनफ वाटर, इनफ फूड, इनफ बुक्स, इनफ पेन्स। सफिशिएंट मतलब भी पर्याप्त। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर या मजबूत। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत या मजबूती। ठीक है, तो ये आपका नाउन हो गया, स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद चांस, चांस मतलब मौका या अवसर, फर्स्ट चांस, लास्ट चांस। फिर सेंट, सेंट मतलब साधु। होप, होप मतलब आशा, होपफुल मतलब जिसमें आशा हो या आशा करने वाला। पेशेंट, पेशेंट मतलब रोगी या मरीज़। मैनी, मैनी मतलब बहुत, जैसे मैनी बुक्स। वेरी मतलब भी बहुत होता है, पर वो अलग जगह यूज़ होता है, ये कॉन्टेक्स्ट होता है किस जगह क्या यूज़ होगा। हेड एक, इसको एक पढ़ेंगे, हेड एक मतलब सिर दर्द। ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा या बहुत विशाल। टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटा। और नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चंस हैं, सिंपल मैंने दे दिए हैं ऐसे, आप और भी इसको फॉर्म कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, निगेटिव के साथ, एफर्मेटिव के साथ। तो इस क्लास में इतने ही रखते हैं 5.1। अगली क्लास 5.2 में हम लोग अपने और 2 कनेक्शंस करेंगे, हमेशा क्लास 1 से इंग्लिश ट्रांसलेशन कनेक्शन एंड इंग्लिश कन्वर्सेशन कनेक्शन, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने इंग्लिश कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।